गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लासिकल फिजिक्स के फर्स्ट लॉ के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको क्लासिकल फिजिक्स का थोड़ा सा इंट्रो दिया था, न्यूटन फिजिक्स, लैग्रेंज फिजिक्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इस सब के बारे में बताया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से। क्या जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ते चले आए हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो होता है, सिंपली कहें तो वो हमें बताता है किसी ऑब्जेक्ट की इनेबिलिटी या अपनी स्टेट को बनाए रखने की इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहता है। जैसा रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है मोशन में रहेगा। मीन टू से अपनी ओरिजिनल स्टेट को प्रेजिस्ट करता है। एवरी ऑब्जेक्ट टेंड्स टू प्रेजिस्ट इट ओरिजिनल पोजिशन until an external force impelled on it to change its state। जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती जो कि उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट लॉ होता है वो इनर्शियल लॉ है, या लॉ ऑफ फ्रेम्स, इनर्शियल फ्रेम्स। लॉ ऑफ इनर्शियल फ्रेम के बारे में कह सकते हैं। लॉ ऑफ इनर्शियल फ्रेम कहने से क्या मतलब है? लॉ ऑफ इनर्शियल फ्रेम कहने से हमारा मतलब है कि अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं एक्सेलरेटेड मोशन में या यूनिफॉर्म मोशन में, तो हमारे पास हम जिस फ्रेम में देख रहे हैं वो मोशन में है, लेकिन हम ऐसे सेट ऑफ फ्रेम्स भी निकाल सकते हैं, ऐसे सेट ऑफ इनर्शियल फ्रेम भी निकाल सकते हैं जिनमें वो ऑब्जेक्ट मोशन में ना हो बल्कि रेस्ट की कंडीशन में हो। तो जो रेस्ट और मोशन जो होते हैं रिलेटिव टर्म होते हैं। एक कंडीशन में एक ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है और वहीं दूसरी कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम उसे कौन से फ्रेम से देख रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है हमारा देखने का उसे। उसी के बारे में हमें फर्स्ट लॉ बताता है कि जब तक हर ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रजिस्ट करता है, जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है। तो इसे लिख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। For this, every object tends to resist its state of state of rest, motion in straight line, in straight line, unless an external force applied on it, impressed on it, हम अप्लाई कर सकते हैं। Compelled on it। अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगे। और फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ फ्रेम्स। इसे हम लॉ ऑफ फ्रेम भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्शियल फ्रेम। फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो एन लॉ ऑफ इनर्शियल फ्रेम। फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शियल फ्रेम भी कह सकते हैं क्योंकि
इफ, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जिनके अंदर एक ऑब्जेक्ट हमसे एक्सलेट होता हुआ देख रहे हैं, तो हमारे पास ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हमें मिल जाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन हो। तो कह सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट is in as the object is in acceleration, in state of acceleration, in one type of inertial frame, then it has then it has then it has sets of frame sets of frame for which it is in rest. It is in rest. अगर एक ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं वो हमारे इनर्शियल फ्रेम के अकॉर्डिंग एक्सेलेरेशन कंडीशन में है, तो दूसरी कंडीशन में हम ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी निकाल सकते हैं कि वही ऑब्जेक्ट उसी टाइम पे रेस्ट की कंडीशन में भी है। और ये प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी टू प्रेजेस्ट स्टेट या अपनी स्टेट को बनाए रखना, इसे हम इनर्शिया कहते हैं। प्रॉपर्टी दैट a body tends to persist its state. Property that a body tends to persist its state rest motion direction is called inertia. It's called इसे हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया तीन तरह की होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन से अपने आप अपनी रेस्ट की कंडीशन में बदल पाना। हाँ, इनेबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, state of rest, inertia of motion, that is inability to change its state of motion, इनर्शिया ऑफ मोशन से अपने आप अपनी मोशन की कंडीशन चेंज न कर पाना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से अपने आप अपने रेस्ट की कंडीशन चेंज न कर पाना, और सिमिलरली इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। inertia of
डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मीन टू से अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज न कर पाना, इनेबिलिटी टू चेंज इट्स डायरेक्शन इट्स कॉल्ड inertia of direction, inertia of direction। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करें तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हम एग्जांपल ले सकते हैं एक स्टोन का जो कि फ्लोर हमारे ग्राउंड में है। हमारा जो ग्राउंड है उसमें एक स्टोन रखा हुआ है, स्टोन रखा है। तो अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है तो ऐसी कंडीशन में जो स्टोन है वो अपनी पोजीशन में बना रहेगा, अपनी डायरेक्शन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाएगा, सिर्फ क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसके अंदर है। डायरेक्ट इसी तरीके से एक बुक जो है हमारी रखी हुई है ऑन द टेबल, it will remain on the table unless an external force applied on it। Similarly हम अगर बुक की बात करते हैं, जो बुक है, बुक जो है रखी है हमारा, वो भी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगी। सिमिलर मैनर अगर एक कार मूव कर रही है, सर्टेन स्पीड से, और अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, नो एक्सटर्नल फोर्स, तो ऐसी कंडीशन में वो कंटिन्यू टू मूव रहेगी विदाउट स्टॉपिंग, वो कंटिन्यू टू मूव रहेगी। इन कंडीशन में रिमेन इन रेस्ट, इन सब में इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो कार जो है स्ट्रेट लाइन मूव करती रहेगी, मीन टू से मूव फॉरवर्ड, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती रहेगी विदाउट स्टॉपिंग। लेकिन ऐसा हम नहीं देखते हैं। जो कार होती है, ट्रक होती हैं, बाइसिकल होती हैं, अगर उन्हें पावर मिलना बंद हो जाए तो एक समय के बाद वो स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन इसमें हमारे फर्स्ट लॉ का कोई वॉल्यूशन नहीं है। असल में जो कार जब मूव करती है तो उस पर फोर्स लगता है इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। इन पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जिसके कारण हमारी कार आफ्टर टाइम स्टॉप हो जाती है। तो एक एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है जिसके कारण हमारी कार स्टॉप हुई। इस तरीके हमने पढ़ रखा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर अगर हम गाड़ी अचानक चलती है तो वी गेट लीन बैकवर्ड, और अचानक रुकती है तो वी लीन फॉरवर्ड। इट इज ऑल्सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड मोशन रेस्पेक्टिवली। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से हम थोड़ा सा इधर इधर यूं हिलते हैं। अगर बस इधर मुड़ेगी तो हम यूं हो जाएंगे, बस इधर मुड़ेगी तो हम यूं हो जाएंगे। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में हम जैसा देखते हैं, ये रोड है और यहां से हमने टर्न लिया और हमारा बाइक कार यहाँ से यूं जा रही थी और यूं टर्न हो गई। लेकिन हम कई बार क्या होता है कि हमें इधर ड्राइवर इधर आके निकल गया या इधर उसे हल्का सा जग देखने को मिलता है, क्योंकि कार का डायरेक्शन चेंज हो गया, लेकिन अभी ड्राइवर स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा था, लेकिन कार यूं मूव कर गई। और या तो इस तरीके से हम बता सकते हैं जो हमारा ड्राइवर था उसके अंदर भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ,
स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन दोनों ही, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन दोनों ही सेम होते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, स्टेट ऑफ रेस्ट दैट इज, अब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है, जैसे ये है और इस पर लगने वाली फोर्स जीरो है, इस पर लगने वाली सारी फोर्स जीरो है, या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन मीन टू से इस पे जितनी फोर्स हमारी इस बॉडी पर, फोर्स तो बहुत सारी लग रही हैं, फोर्स इस पे लग रही हैं, फोर्स आर गोइंग टू बी एक्ट ऑन दैट बॉडी, बहुत सारी फोर्स एक्ट कर रही हैं, व्हाट नेट एफ इज इक्वल टू जीरो। इसमें क्या है, इसमें मोशन है, इसमें रेस्ट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ बोथ द बॉडी आर हैव सेम कंडीशन, दोनों ही सेम हैं और दोनों ही अपनी स्टेट को बना के रख सकती हैं। दोनों ही में एक चीज कॉमन है कि नेट फोर्स जीरो है, आइदर इट इज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन आर सेम एज no external force to be applied on it. State of rest and state of motion are seen as external force acting, the net external force as net external force acting on a body is equal to zero, equal to zero for both the case, for both cases, दोनों ही केसेस के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो जीरो है। और एक बात, जो इनर्शिया जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसका मेजर होता है मास। बाय द मास वी कैन मेजर द इनर्शिया, मोर इज द मास ऑफ द बॉडी, मोर इज द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो उसकी इनर्शिया भी ज्यादा होगी। तो इसे लिख देते हैं, इनर्शिया ऑफ द बॉडी is measured by the mass of that body, by mass of that body। इनर्शिया को हम बॉडी के मास से चेक करते हैं। अगर ज़्यादा मास हो, जैसे ट्रक जो है उसकी इनर्शिया ज़्यादा होती है तो उसे रोकने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वही बाइसिकल उसका मास कम होता है तो उसे रोकने में कम टाइम लगेगा। तो इनर्शिया को देख करके हम मास को देख करके हम आइडिया लगाते हैं इनर्शिया कितनी हुई इस ऑब्जेक्ट की। नोट इट डाउन।